चैप्टर 9 में हम देखेंगे ट्रेडर्स के बारे में, जो राजा महाराजा थे उस समय, और कुछ पूजनीय स्थल पिलग्रिमेज के बारे में। जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में देखा, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर एक बहुत चमचमाता हुआ बर्तन बनाने का एक तरीका, जिसमें ब्लैक कलर का वो एक शाइनी सरफेस हो जाता है। ये बहुत महंगा होता था उस समय। राजा महाराजा इसे बहुत पसंद किया करते थे। ये एक पॉटरी बनाने की टेक्निक थी। इससे प्लेट्स और कई कई तरीके के बर्तन बनाए गए हैं, जो कि कई जगह हमें प्राप्त होते हैं। ट्रेड में नॉर्थ में ये, और साउथ में हम पाते हैं कि गोल्ड और मसाले, जो स्पाइस हैं, स्पेशली जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर, जो मिर्च और काली मिर्च दोनों, और प्रीशियस स्टोन, ये साउथ इंडिया में बहुत फेमस था। रोमन एम्पायर में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी। काली मिर्च जो होती है, छोटे से ब्लैक से काली मिर्च, उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था रोमन एम्पायर में, क्योंकि उसे यहाँ से लेके जाने में बहुत ज़्यादा खर्चा होता था और वहाँ बहुत महंगी मिला करती। पोएम अबाउट ट्रेडर्स, ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट होती हैं, कुछ चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं होती हैं, तो जो नॉन इम्पोर्टेंट चीज़ें उन्हें छोड़ देना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। चलिए इसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। न्यू किंगडम अलोंग द कोस्ट, जैसे जैसे जो समुद्री यात्राओं का प्रचलन बढ़ा, जो समुद्री जहाज़ हैं उनके बनाने की टेक्निक नई नई बनी, और कुछ बड़े जहाज़ हुए जिसमें सामान ढोना बहुत आसान हो गया, तो जो समुद्री टाउन होते थे, जैसे कि जो कोस्ट के आसपास के जो शहर थे, वो थ्राइव करना शुरू किए, वो फ्लरिश हुए उस समय। जो नदियों के आसपास के किनारे थे, जैसे रिवर वैलीज़ हैं, वहाँ पे जो बसे हुए शहर थे वो बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुए। तमिल जो लिटरेचर है उसमें एक मूवेंदर नाम के एक इंसान का जिक्र किया गया है, जो कि जिसका ये मतलब होता है थ्री चीफ। अब देखते हैं इसका ये क्या मतलब है। जैसे उस समय जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया में चोला, चेरा और पांड्या, इस तरीके से तीन डायनेस्टीज़ बनी हुई थी, चोला, चेरा और पांड्या। तो इन तीनों के लिए, तीनों के जो हेड होते थे, उसे मूवेंदर्स कहा जाता था, जो 2300 साल पहले बहुत पावरफुल हो गए। दो सेंटर होते थे मेनली, एक समंदर के अंदर ज़मीन में, और एक कोस्ट में। उस समय जो राजा महाराजा थे, दोनों में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया करते थे। कुछ इम्पोर्टेंट शहर, पुहार, कावेरीपट्टम, ये इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो चीफ होते थे मूवेंदर्स, वो रेगुलर टैक्स वसूल नहीं करते थे। वो लोगों से डिमांड करते थे गिफ्ट के बारे में, गिफ्ट दीजिए हमें। लोगों से ले लिया गिफ्ट में, और फिर उसे स्पेंड किया आगे के खर्चे में। फिर लोग आगे गए, फिर लोगों से गिफ्ट लिया, फिर आगे खर्चे में स्पेंड करते गए। इसके 200 साल बाद एक दूसरी डायनेस्टी आई, सातवाहनास करके। इनकी ये जो डायनेस्टी है, वेस्ट की तरफ फ्लरिश की। सातवाहन जो बहुत ज़रूरी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर था सातवाहन में, गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी उसकी मम्मी का नाम था, और सतकर्णी राजा का नाम। सातवाहन जो राजा थे, उन्हें दक्षिणापथास कहा गया है। दक्षिणापथा का मतलब रूट, मतलब जो रास्ता बताने वाले हैं। सिल्क रूट, सिल्क रूट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। देखते हैं। 7,000 साल पहले चाइना में सिल्क बनाने की टेक्निक खोजी जा चुकी थी, बट उन्होंने इस चीज़ को सीक्रेट रखा कई सालों तक। कुछ समय बाद वहाँ से लोग बाहर निकले, और उन्होंने धीरे धीरे ये टेक्निक कई सालों बाद ये बाहर पहुँची। तो सिल्क उस समय एक बहुत एक्सपेंसिव हुआ करता था, एक बहुत लग्जरियस कपड़ा माना जाता था। तो राजा महाराजाओं के लिए ही ये कपड़ा हुआ करता था। सिल्क एक ऐसी कमोडिटी थी जो उस समय बहुत ज़्यादा ट्रेड किया जाता था और बहुत महंगी बिकती थी। इसी के नाम से एक रूट भी बन गया, सिल्क रूट कहा जाता है जिसे। सिल्क रूट एक तरफ चाइना से शुरू होके भारत, म्यांमार, श्रीलंका, बांग्लादेश, भारत से पार करके पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से ईरान तक जाता था। ये बहुत लंबा सिल्क रूट हुआ करता था। जो इस सिल्क रूट को कंट्रोल करता था वो बहुत वेल्दी हुआ करता था, क्योंकि जो सिल्क का ट्रेड था
वो बहुत महंगा था, उस पर टैक्स भी बहुत ज़्यादा लगाया जाता था। जो इस एरिया में जो रूल करेगा उस पर टैक्स लगा के बहुत ज़्यादा पैसा कमाता था। उस समय जो कुषाण रूलर हुआ करते थे वो इस रूट को डोमिनेंस इस रूट पे डोमिनेंस था उनका। कुषाण रूलर दो जगह से इसे कंट्रोल किया करते थे, पेशावर और मथुरा। ये दो पॉइंट से ये इस सिल्क रूट को मैनेज करते थे और बहुत सारा टैक्स वसूला करते थे। अब बुद्धिज़्म किस तरीके से फैला, बुद्धिज़्म के बारे में जानते हैं। जब मौर्य साम्राज्य में जब अशोका ने बुद्धिज़्म ज्वाइन करके उसे प्रचार प्रसार किया तो बुद्धिज़्म बहुत हद तक बहुत ज़्यादा फैल गया। दुनिया में दूर दूर तक बुद्धिज़्म के बारे में लोग जानने लगे। एक कुषाण रूलर थे कनिष्क, उन्होंने एक बौद्ध काउंसिल बुलाई थी। बौद्ध काउंसिल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अश्वघोष नाम के एक स्कॉलर हुआ करते थे, उन्होंने बुद्ध की एक बायोग्राफी लिखी, बुद्ध चरित्र। इस बौद्ध काउंसिल में एक नए फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म का निर्माण हुआ जिसे महायान बुद्धिज़्म कहा जाता था, जिसमें मूर्ति पूजा, सेक्रीफाइस और ये सब चीज़ें, पूजा पाठ वगैरह चीज़ें ऐड कर दी गई। और एक हीनयान अलग हो गया जो ये सब चीज़ों का बिल्कुल अपोज करता था। बौद्ध काउंसिल में इस बौद्ध काउंसिल में बुद्धिज़्म दो पार्ट में डिवाइड हो गया। बुद्धिज़्म इतना फेमस हो गया कि आज कोरिया, जापान में इंडिया से ज़्यादा बुद्धिज़्म को फॉलो किया जाता है। फिलीपींस, इंडोनेशिया, यहाँ पे भी बुद्धिज़्म को बहुत हद तक फॉलो किया जाता है। कुछ केव्स जो राजा महाराजाओं ने बना के बुद्धिज़्म मॉन्क को दिया, वो ज़्यादातर जो लोकेशन है वो वेस्टर्न घाट में के आसपास मिलते हैं। ज़्यादातर जो बौद्ध मॉन्क्स जो घूम घूम के बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार किया करते थे वो ज़्यादातर केव्स में रहा करते थे। तो अलग अलग जगह, अलग अलग जो गुफाएं हैं वहाँ पे हमें सबूत मिलते हैं। कुछ पेंटिंग्स हैं, कुछ इस तरह के स्कल्पचर पाए जाते हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि बुद्धिस्ट मॉन्क गुफाओं में रहा करते थे। आगे बढ़ते हैं। पिलग्रिम, पिलग्रिम का मतलब है लोग अपनी रिलीजियस जर्नी में जाते हैं किसी पर्टिकुलर जगह पे वर्शिप करने के लिए, तो वो उन्हें पिलग्रिम्स कहा जाता है। इतना ज़रूरी नहीं है। एक चाइनीज़ जो फ़िलासफ़र हैं या फिर ट्रैवलर हैं उनकी कहानी, ये भी इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा, नालंदा एक ज्ञान का केंद्र था। नालंदा जो आज के बिहार में है, एक बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है वहाँ पे। उस समय देश विदेश से लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने आया करते थे। आज तो खैर नहीं पूछा जाता, फिर भी कुछ मॉडिफिकेशन, कुछ उसमें बदलाव करके उसे एक यूनिवर्सिटी की तरह दिखाया जा रहा है। बट उस समय एक ज्ञान का केंद्र हुआ करता था। एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री थी वहाँ पे, देश विदेश से लोग पढ़ने आया करते थे। बिगिनिंग ऑफ भक्ति, हिंदुज़म में भक्ति की शुरुआत हो गई। भक्ति क्या होती है? भक्ति मतलब वही अपने जो पूजनीय गॉड होते हैं, जो भगवान हैं, उनके प्रति एक डिवोशन को हम भक्ति कहते हैं। भक्ति एक भाव है अपने भगवान के प्रति, डिवोशन जो है उसके बारे में कहा जाता है। भक्ति के बारे में हमें एक भगवत गीता में मिलता है, जो एक होलिक बुक है हिंदुज़म में। ये एक भगवान विष्णु का अवतार, जो एक बोर का रूप लेके भगवान विष्णु धरती पर आए। जब धरती पानी में डूब गई थी तो उन्होंने धरती को बचाने के लिए ये अवतार लिया, वराह अवतार जिसे कहा जाता है। भक्ति जो शब्द है वो भज से निकलता है, जो संस्कृत में भज का मतलब है डिवाइड और शेयर। इसका यही मतलब निकलता है, एक टू वे रिलेशनशिप है बिटवीन जो भगवान है और उसके जो भक्त हैं उनके बीच में। भक्ति है वो हमें भगवत की तरफ ले जाता है। भगवत का मतलब है गॉड। ये एक भक्त द्वारा एक कविता लिखी गई है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदू, हिंदू का मतलब, हिंदू शब्द का मतलब
जो इंडस नदी है, जिसे हम सिंधु के नाम से जानते हैं संस्कृत में, सिंधु से ही निकला हुआ शब्द है। चलिए अब आगे वाले चैप्टर में बढ़ते हैं।